सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्निंग सेशंस को एंड साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए ताकि आप सभी अपडेट्स पा सकें जीआईबी, सीआईबी एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए। जो अप्रेजल स्टैंडर्ड हैं वो बैंक की क्रेडिट पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनते हैं। तो बैंक ने पिछले बहुत से सालों में साइंटिफिक क्रेडिट अप्रेजल मेथोडोलॉजी को अपनाया है, लेकिन जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं फॉर द वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज, चाहे वो फंड बेस्ड है, चाहे वो नॉन फंड बेस्ड है, चाहे वो टर्म क्रेडिट फैसिलिटी है, उनके कुछ बेसिक पैरामीटर्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरह की इसमें चीजें रहती हैं, एक रहता है क्वालिटेटिव, सेकंड इज क्वांटिटेटिव। तो पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्वालिटेटिव। तो जब हम क्वालिटेटिवली किसी चीज को जज करते हैं तो उस प्रपोजिशन में हम किस चीज को देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये वायबल है या नहीं है, यानी कि वायबिलिटी चेक करते हैं एक तो उसमें। एंड सेकंड जो चीज देखते हैं कि वो देखते हैं बैंक के जो भी प्रूडेंशियल लिमिट्स हैं, प्रूडेंशियल लेवल्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल को लेकर हैं, चाहे वो ग्रुप को लेकर हैं, चाहे इंडस्ट्री को लेकर हैं, क्या उन प्रूडेंशियल लेवल ऑफ एक्सपोजर्स को हम फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ जिस इंडस्ट्री का हम लोन करने जा रहे हैं उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है हमारे साथ, या फिर जो एक्सपीरियंस रहा है प्रमोटर्स के साथ, अगर कोई ट्रैक रिकॉर्ड है तो उसको गो थ्रू करते हैं। एंड अगर कोई नया कनेक्शन है लेकिन वो एंटरप्रेन्योर जो है वो पुराना है, यानी कि इंडस्ट्री पुरानी है, तो वहां पर जो कॉन्फिडेंशियल ओपिनियन रिपोर्ट है उसको हम गो थ्रू करते हैं। यानी कि अगर हम XYZ फर्म की बात करें, XYZ फर्म अगर तो कोई पुरानी फर्म है तो इसका क्या रिलेशन रहा है, क्या हिस्ट्री रही है इसके प्रोमोटर्स के साथ, उसको गो थ्रू करेंगे। अगर कोई नई फर्म है तो नई फर्म है बैंक के लिए लेकिन मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, तो इस फर्म का बाकी बैंक्स के साथ कैसा रिलेशन रहा, क्या इसका डाटा अवेलेबल था, जो भी इसको हम केयरफुली गो थ्रू करेंगे। तो यहां पर दो चीजें हमने देखी, एक तो है जहां पर एंटरप्रेन्योर पुराना है लेकिन हमारे साथ न्यू रिलेशन है, तो हम एग्जिस्टिंग बैंक्स के साथ जो रिलेशन थे उनको जज कर सकते हैं। अगर हमारे साथ ऑलरेडी वो डील कर चुका है एंटरप्रेन्योर, तो हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको, एंड जो प्रमोटर्स के साथ जो उसका रिलेशनशिप रहा है उसको हम केयरफुली गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉन्फिडेंशियल ओपिनियन रिपोर्ट्स हैं हम उनको गो थ्रू करेंगे। एंड जहां पर टोटली न्यू आपका कह लीजिए वेंचर है, मेडन वेंचर है जो प्रपोज्ड बोरोर का, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ही नया कंसर्न है, वहां पर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को तो हम गो थ्रू करेंगे ही उनकी, लेकिन जो भी उनके डायलॉग्स हैं इस न्यू कंसर्न के, जो भी डायलॉग्स हैं उनके प्रमोटर्स के साथ, उनके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, उनको भी हम गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो अगर बिल्कुल नया कंसर्न है तो रिपोर्टिंग तो हम देखेंगे ही उनकी कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग क्या है। इसके अलावा जो उनके प्रमोटर्स के साथ जो उनके डायलॉग्स हुए हैं, जो उनकी बातचीत हुई है, एंड जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ उनकी बातचीत हुई है, उसको भी हम सीरियसली गो थ्रू करेंगे। तो तीन चीजें होंगी, प्रमोटर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ बातचीत हुई है उसको गो थ्रू करेंगे, एंड जो आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनको गो थ्रू करेंगे। तो लेट अस डिस्कस द बेसिक क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स। पहला जो पैरामीटर है दैट इज लिक्विडिटी। अभी हम क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो पैरामीटर है दैट इज लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए कौन सी रेशियो होती है, दैट इज अ करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एंड 1.33 जो है करंट रेशियो, ये बेंचमार्क लेवल माना गया है लिक्विडिटी का। यानी कि अगर किसी फर्म की करंट रेशियो 1.33 है तो उसे बेहतर माना गया है, लेकिन यहां पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हो सकती है। जो CR है यानी कि करंट रेशियो है 1.33 की, ये सिर्फ इंडिकेटिव है एंड मैंडेटरी नहीं हो सकती है। एंड जहां पर प्रोजेक्शन हम लेते हैं, जब भी हम किसी कंपनी को फाइनेंस करते हैं तो उसकी प्रोजेक्शन लेकर जाते हैं, तो आने वाले समय में ये जो कंपनी है कहां तक पहुंचेगी। तो अगर प्रोजेक्टेड जो CR है, जो CR प्रोजेक्ट की गई है वो बेंचमार्क से लोअर है, या फिर प्रपोज्ड CR जो है वो कम हो जाती है, तो वो सिर्फ अकेला एक रीजन नहीं बन सकता जिसके कारण हम उनका लोन प्रपोजल को रिफ्यूज कर दें या फिर लोअर लेवल पर लोन उनका सैंक्शन करें। तो अगर किसी फर्म का, कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी फर्म का जो करंट रेशियो है वो 1.33 से कम है, प्रोजेक्टेड करंट रेशियो 1.33 से कम है, तो वहां पर हमें रीजन को अच्छे से एग्जामिन करना चाहिए कि किस कारण से जो CR है वो एस्टिमेटेड CR है वो कम है, एंड जो डिजर्विंग केसेस हैं उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड जहां पर ये चीज फील हो कि जो प्रोजेक्टेड CR है, करंट रेशियो है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन
जो बोरर है उसे असिस्टेंस चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ हम उन्हें ऐसा दे सकते हैं, असिस्टेंस दे सकते हैं। लाइकवाइज यहां पर ए बोरोर है, एबीसी बोरोर है, जिसकी जो करंट रेशो, प्रोजेक्टेड करंट रेशो कैलकुलेट हमने की, डेट केम आउट टू बी 1.11। अब ये जो 1.11 है डेट इज लेस देन 1.33, यानी कि जो बेंचमार्क आपकी करंट रेशो है उससे कम है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या रहेगा कि हम इसे एग्जामिन करेंगे किस रीजन के कारण ये जो करंट रेशो है ये कम है, ठीक है। एंड अगर ये करंट रेशो कम है फिर भी हमें लगता है कि एबीसी को असिस्टेंस जो है वो जरूरी है, वो डिजर्व करता है, तो वहां पर कुछ कंडीशंस के साथ जो लोन है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस दिया जा सकता है। सो ये पहला पैरामीटर था, दैट इज अ लिक्विडिटी। सेकंड, इट इज अ नेट वर्किंग कैपिटल। सो नेट वर्किंग कैपिटल जिसे हम एनडब्ल्यूसी से डिनोट करते हैं, या फिर टोटल करंट एसेट्स। सो ये जो रेशियो है दैट इज नेट वर्किंग कैपिटल टू टोटल करंट एसेट्स रेशियो, ये करंट रेशियो को ही फॉलो करती है। तो जो भी मूवमेंट्स हैं नेट वर्किंग कैपिटल में उन्हें हम गो थ्रू करते हैं इस चीज को देखने के लिए कि लॉन्ग टर्म सोर्सेस एंड जो लॉन्ग टर्म यूजेस हैं इनके बीच में मिसमैच ना हो, जो मे बी बैंक के द्वारा एक्सेप्टेबल ना हो, ठीक है। अगर हैं भी तो उसके रिगार्डिंग जो भी करेक्टिव एक्शन है हम उसे सुजेस्ट कर सकें। सो नेट वर्किंग कैपिटल की मूवमेंट के ऊपर क्या रखना है, हमने ध्यान रखना है ताकि जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म यूजेस हैं, इनके बीच में कोई मिसमैच ना हो जो बैंक को रेडिली एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर है भी तो उसके रिगार्डिंग हम गाइड कर पाए। थर्ड पैरामीटर इज रिगार्डिंग द फाइनेंशियल साउंडनेस। जो फाइनेंशियल साउंडनेस है वो डिपेंड करती है कि प्रमोटर का कितना स्टेक है या कितना लेवरेज है। कहने का मतलब है अगर हम फर्म XYZ की यहां पर बात कर रहे हैं तो इसके प्रमोटर्स ने यहां पर कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, या फिर मार्केट से कितना पैसा उठाकर XYZ ने अपने एसेट्स को क्रिएट किया है, ठीक है। तो इस चीज को समझिए। पहली चीज तो ये है कि प्रमोटर्स ने कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है। दूसरी चीज है कि मार्केट से पैसा उठाया, यानी कि लोन लिया या बैंक से लोन लिया एंड उस लोन के जरिए हमने एसेट क्रिएशन की है, तो दैट इज कॉल्ड लेवरेज। तो यहां पर भी जो बेंचमार्किंग है, यानी बेंचमार्क रहता है वो एक, आप एक मार्केट स्टेटस कह लीजिए, यानी कि मार्केट इंडिकेटिव अप्रोच कह लीजिए, जिसके थ्रू हम डिफरेंट रेशियोज को जज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेंचमार्क जो है वो डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग होगी, ट्रेडिंग के लिए अलग होगी, हायर परचेज के लिए अलग होगी, अगर कोई लीजिंग कंसर्न है उसके लिए अलग होगी। एंड अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि आपकी टोटल जो आउटसाइड लायबिलिटी है, टोटल जो आउटसाइड लायबिलिटी है डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्थ, जो आपकी टेंजिबल नेटवर्थ है, अगर ये रेशो आपकी अराउंड 3 है, अगर ये रेशो आपकी 3 है तो ये क्या है, रीजनेबल है। तो टोटल जो आपने लायबिलिटी बाहर से उठाई है, चाहे वो मार्केट से उठाया चाहे प्रमोटर ने पैसा लगाया, एंड डिवाइडेड बाय टेंजिबल नेटवर्थ, अगर ये रेशो आपकी 3 के अराउंड है तो वो रीजनेबल है। लेकिन अगर डेविएशन है तो वो सिलेक्टिव केसेस में तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड उसका रीजन हम देखेंगे कि किस रीजन से। अब सैंक्शनिंग अथॉरिटी, हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं किस पर्सन ने बाहर से इतना लोन उठाया हुआ, अपना एसेट क्रिएट किया हुआ है, अगर तो 3 तक है तो हम कहेंगे कि ठीक है। अदरवाइज अगर इसने ज्यादा लोनिंग उठाकर अपना एसेट क्रिएट किया हुआ तो ये जो फर्म है, ये जो इंडस्ट्री है, ये हाई रिस्क है, क्योंकि इसका लेवरेज ज्यादा है, ज्यादा पैसा उठाकर ज्यादा एसेट बनाया जा सकता है, लेकिन इसके पास इसकी जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं, यानी कि करंट लायबिलिटीज हैं, उनको फुलफिल करने के लिए इसके पास पैसा नहीं होगा। ओके, तो इसके रिगार्डिंग जो डिफरेंट रेशियोज हैं, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के रिलेटेड, सेक्टर्स के रिलेटेड बनाई जाती हैं, वो बैंक्स अपनी पॉलिसीज में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज अ टर्नओवर। तो बहुत बार हम सुनते हैं टर्नओवर के बारे में, तो टर्नओवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेंड है क्वांटिटी वाइज एंड वैल्यू वाइज टर्नओवर का, वो मार्केट में हम चेक कर सकते हैं क्योंकि जो डाटा है वो अवेलेबल होता है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी एक स्टेडी आउटपुट होनी चाहिए। अगर क्वांटिटेटिव टर्म्स में आपका इंक्रीजिंग नहीं भी है, यानी कि वैल्यूज इंक्रीज नहीं भी कर रही है टर्नओवर की, फिर भी आपकी क्या होनी चाहिए, एक स्टेडी आउटपुट होनी चाहिए, एक जैसी आउटपुट होनी चाहिए लगभग। बिकॉज जो सेल की रियलाइजेशन है वो प्राइस के कारण फ्लक्चुएट हो सकती है। अगर इन जनरल कहें तो टर्नओवर है क्या, कि जो टोटल सेल्स जनरेट की गई हैं किसी बिजनेस के द्वारा स्पेसिफिक पीरियड में, उसको हम टर्नओवर कहते हैं। या फिर आप कह लीजिए ग्रॉस रेवेन्यू जो है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो
अगर आपके पास राइजिंग ट्रेंड नहीं भी है क्वांटिटेटिव टर्म्स में, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है कि आपने एक स्टेडी आउटपुट बनानी है। ओके, नेक्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज रिलेटेड टू प्रॉफिट्स। तो जब भी किसी अप्रेजल के पर्पज से हम प्रॉफिट्स को देखते हैं, तो जो भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होती है कि जो आपके मेन बिजनेस कंसर्न्स हैं उनके थ्रू जो आप पैसा जनरेट कर रहे हैं, जो इनकम जनरेट कर रहे हैं। नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आपके, जो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, ये वन टाइम हो सकती है या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है। तो जो भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं आप इनको एक्सक्लूड कर देते हैं, इनको आप बीच में काउंट नहीं करते हैं। एंड अगर कोई कंपनी पिछले 2 सालों से या उससे ज्यादा सालों से लगातार लॉस में है, तो उसे हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे एंड उनके अकाउंट्स को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर इज रिलेटेड टू द क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग में एक तो बैंक की इंटरनल क्रेडिट रिस्क असेसमेंट रहती है, देयर इज इंटरनल क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। अगर इसको छोड़ते हुए अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कोई अप्रूव्ड एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA को अप्रूव करती है, कोई एक्सटर्नल CRA है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है, इस एक्सटर्नल CRA के द्वारा ये कंपनी रेटेड है, लेट अस से ABC कंपनी जो है एक्सटर्नल CRA के द्वारा रेटेड है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, चाहे CP के लिए या फिर FT के लिए। तो जब भी हम फाइनल डिसीजन पर पहुंचेंगे तो हम इसकी तरफ जरूर देखेंगे, यानी कि फाइनल डिसीजन को करने से पहले अगर कोई कंपनी एक्सटर्नल CRA के द्वारा रेट की गई है तो इस चीज की तरफ जरूर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल रेटिंग नहीं की गई है तो हम इस चीज के लिए इंसिस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज क्रेडिट रेटिंग में एडिशनल एक्सपेंडिचर होता है। सिर्फ और सिर्फ तभी इस चीज की तरफ, इस पहलू की तरफ देखा जाएगा अगर ऑलरेडी एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग की हुई है कंपनी की फॉर एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो कमर्शियल पेपर्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, उनके लिए। नेक्स्ट पैरामीटर इज द कैपिटल मार्केट्स। तो जहां पर जो कंपनी है उसके जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, तो वहां पर उसके शेयर्स के प्राइस की मूवमेंट, जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की, एंड साथ के साथ जो उसके कंपटीटर्स हैं उनके शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है, उनको ध्यान से देखेंगे, उनको मॉनिटर करेंगे। साथ के साथ अगर कोई पब्लिक इशू निकाला गया है, कोई राइट इशू निकाला गया है, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्स रहा है, पब्लिक इशू के लिए, राइट इशू के लिए कैसा रिस्पॉन्स रहा है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे। यानी कि अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर है किसी कंपनी के, तो उसके शेयर्स के प्राइसेस में कैसा उतार चढ़ाव हो रहा है, उसके मार्केट वैल्यू क्या है शेयर्स की, साथ के साथ जो कंपटीटर्स हैं उनके शेयर्स की क्या वैल्यू है, वो कैसे ऊपर नीचे हो रही है, एंड अगर कोई पब्लिक या फिर राइट इशू निकाला गया है तो उसके रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्स है। इन सभी चीजों को ध्यान से देखेंगे जो रिफ्लेक्ट करेगी कॉर्पोरेट इमेज को, ठीक है, कि इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी में जो कॉर्पोरेट इमेज है उस फर्म की वो कैसी है। इससे भी हम अपना डिसीजन और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो ये वो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इन द वर्किंग फाइनेंस। नाउ लेट अस लुक एट द डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर द टर्म लोन्स और डेफर्ड पेमेंट गारंटीज। तो ये जो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स है दीज आर फॉर टर्म लोन्स और डेफर्ड पेमेंट गारंटीज। तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज अ टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो टर्म लोन के केस में एंड DPG के केस में, डेफर्ड पेमेंट गारंटी के केस में, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो हम लेते हैं बोरोअर से। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज टेकन फ्रॉम द कस्टमर एंड इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पर इस रिपोर्ट की वेटिंग की जाती है, इकोनॉमिकल इसकी वायबिलिटी देखी जाती है, फिजिबिलिटी देखी जाती है टेक्निकल, कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से ये प्रोजेक्ट जो है ये फिजिबल है भी या नहीं है, या फिर अगर जरूरत पड़े तो इसकी जो सेकंड ओपिनियन है वो बैंक के टेक्निकल कंसल्टेंसी सेल से भी ली जा सकती है, या फिर कोई और जो कंसल्टेंट है उससे भी ली जा सकती है, टू जस्ट चेक कि जो प्रोजेक्ट है, जो टर्म लोन है, वो फिजिबल है भी या नहीं है उसके लिए। सेकंड पैरामीटर फॉर दिस इज प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। नॉर्मली क्या रहता है, जो लैंडिंग बैंक है वो जितने भी टोटल इक्विटी है उसमें प्रमोटर की कंट्रीब्यूशन कितनी एक्सपेक्ट करता है, एटलीस्ट 20% जो है प्रमोटर की कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट करता है। लेकिन ये जो परसेंटेज है प्रमोटर की कंट्रीब्यूशन का, ये बड़े प्रोजेक्ट्स में लार्जली वेरी कर सकता है। सो इसके लिए कोई
डेफिनेटिव बेंचमार्क सेट नहीं कर सकते हैं। जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसके पास डिस्क्रिशन रहता है कि वो डेविएशन इसमें परमिट कर सकता है। नेक्स्ट फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज DSCR। DSCR क्या है? दिस इज डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। तो चाहे बहुत बेसिक पैरामीटर है लेकिन स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो DSCR है ये 2 से नीचे नहीं जाना चाहिए, बिलो 2 नहीं होना चाहिए। एंड अगर ग्रॉस बेसिस पर देखें तो ये 1.75 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो DSCR होता क्या है? DSCR मेजरमेंट है उस कैश फ्लो की जो आपके पास अवेलेबल है, जिसके थ्रू जो भी आपकी करंट डेप्ट ऑब्लिगेशन है आप उनको पे कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ टर्म लोन्स एंड DPGs, दैट इज अ मार्जिन ऑन सिक्योरिटी। जब हम मार्जिन ऑन सिक्योरिटी की बात करते हैं किसी प्रोजेक्ट को रिलेटेड, तो वो डिपेंड करती है डेप्ट इक्विटी के ऊपर, डेप्ट इक्विटी रेशियो के ऊपर। एंड दिस इज प्रेफरेबल टू बी 1.5। डेप्ट इक्विटी रेशियो कितनी प्रेफरेबल है? 1.5 प्रेफरेबल है। एंड किसी भी केस में 2 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी भी केस में जो डेप्ट है वो आपका 2 टाइम्स ऑफ इक्विटी या उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। देन दो देयर आर अदर पैरामीटर्स। सो मार्जिनल सिक्योरिटी में एक चीज यहां पे लिख देता हूं, इन एनी केस शुड नॉट बी 2 और अबव, यानी कि जो डेप्ट है वो इक्विटी का 2 टाइम्स या उससे ज्यादा ना हो। सो अदर पैरामीटर्स क्या एप्लीकेबल हैं? दैट इज द एंड यूज ऑफ फंड्स, कि जिस काम के लिए पैसे दिए गए थे क्या उसी के लिए फंड्स का इस्तेमाल किया गया है। क्रेडिट रेटिंग, okay, so that comes under the other parameters. Now let us look at the parameters when lending is done to the NBFCs, that is non-banking financial companies. तो RBI ने टाइम टू टाइम क्या है गाइडलाइंस इशू की हैं रिगार्डिंग लैंडिंग बाय बैंक्स टू द NBFCs, ताकि इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि वो हेल्दी एंड ऑर्डरली रूप से फंक्शन भी करती रहे एंड ग्रो भी करती रहे। तो इसके रिगार्डिंग क्या है? पहली चीज है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस थी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई थी इन मई 1999। एंड इसके रिगार्ड में एक चीज़ और भी कही गई थी, पहले ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक लिमिट लगाई जाती थी, यानी कि बैंक जो होते थे उनमें क्रेडिट लिंक का लिमिट रहता था जब वो NBFC को फाइनेंस करते थे। लेकिन जो बैंक क्रेडिट लिंक्ड है विद द बैंक ऑन फंड्स, या फिर मोर अप्रोप्रिएटली कहें नेट ओन्ड फंड्स के साथ लिंक्ड है, जिसे हम NOF कहते हैं, एंड वो बैंक जो ये क्रेडिट एक्सटेंड करना चाहता है, इस तरह की NBFC को एक्सटेंड करना चाहता है जो रजिस्टर्ड है किसके साथ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ओके, एंड प्रिंसिपल बिजनेस कौन सा है? प्रिंसिपल बिजनेस इज ऑफ इक्विपमेंट लीजिंग, हायर परचेज, लोन एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज। उसके केस में ये जो लिमिट थी वो हटा दी गई। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। सो मई 1999 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात की फॉर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एंड साथ में ये भी कहा कि जो बैंक क्रेडिट लिंक्ड है विद द नेट ओन्ड फंड्स, जो एक्सटेंड किया जा रहा है NBFC को, उन NBFC को जो रजिस्टर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एंड जिनका जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो कौन सा है? इक्विपमेंट लीजिंग है, हायर परचेज का है, या फिर लोन एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, उनके ऊपर जो सीलिंग लिमिट थी उसे रिमूव कर दिया गया है। एंड जहां पर बात आती है कि बैंक फाइनेंस दिया जा रहा है इन NBFCs को, जिनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर करें, वहां पर बैंक्स को परमिट किया गया है कि वो अपना क्रेडिट डिसीजन ले सकते हैं बेस्ड अपॉन द पर्पस ऑफ क्रेडिट, नेचर ऑफ क्रेडिट, क्वालिटी क्या है जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं उनकी, रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है बोरोवर की, या फिर रिस्क परसेप्शन कैसी है। इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहां पर उन चीजों की बात कर रहे हैं। लाइकवाइज अगर हम बैंक फाइनेंस की बात करते हैं टू द NBFC, जहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर करे, वहां पर बैंक्स को परमिट किया गया है कि वो अपने क्रेडिट डिसीजन ले सकते हैं डिफरेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनीज, यानी कि जो RNBCs हैं जो रजिस्टर्ड हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जो बैंक फाइनेंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है बेस्ड अपॉन देयर NOF, दैट इज नेट ओन्ड फंड्स, वो कंटिन्यूड रहेगी। साथ के साथ बहुत से ऐसे
डिसीजन हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए हैं, जिसमें एक डिसीजन ये है कि उन एनबीएफसीज को लोन या फिर एडवांस जो है वो नहीं दिया जाएगा जो सर्टेन एक्टिविटीज लाइक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स में जुड़ी हुई हैं, जो सब्सिडरीज को या फिर ग्रुप कंपनीज को एडवांसेस दे रही हैं या फिर इंटर कॉर्पोरेट लोन या डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो उनको यहां पर एडवांस नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जो एनबीएफसी हैं इनके जो फीचर्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डिफरेंट है, तो इसके लिए सेपरेट क्रेडिट रिस्क असेसमेंट भी जरूरी है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डिफरेंट है तो क्रेडिट रिस्क जो असेसमेंट है वो भी इसके लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी। एंड हाफ ईयरली रिव्यू जो होता है क्रेडिट रिस्क असेसमेंट रेटिंग का, वो ऑब्लिगेटरी बनाया गया है उन यूनिट्स के लिए विच आर रेटेड बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड एज पर द बैंक्स इंडिविजुअल क्रेडिट और लोन पॉलिसी। तो हाफ ईयरली रिव्यू होना जरूरी है क्रेडिट रिस्क असेसमेंट रेटिंग का उन यूनिट्स के लिए जो रेटेड है बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड एज पर द बैंक लोन पॉलिसी। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द फाइनेंसिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तभी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री की वो हो पाएगी। एंड इसके लिए स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। इसके क्रेडिट अप्रेजल की, जब भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करनी है तो उसके लिए स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं क्रेडिट अप्रेजल के लिए, उसके असेसमेंट के लिए। इसके लिए सेपरेट प्रोजेक्ट फाइनेंस डिवीजन बनाई जाती है। सेपरेट प्रोजेक्ट फाइनेंस डिवीजन जो है वो बनाई जाती है, डिपार्टमेंट बनाया जाता है, जिसके थ्रू जो फाइनेंसिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वो की जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें कई सेक्टर्स आते हैं। लाइकवाइज इसमें पावर हो गया, रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, रेल सिस्टम हो गया, वाटर सप्लाई, इरिगेशन एक्सेट्रा, सभी चीजें इसमें आती हैं। सैनिटेशन हो गया, सीवरेज सिस्टम हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, इंडस्ट्रियल पार्क हो गए। तो ये सभी किसमें आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ही आते हैं। एंड जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में फाइनेंसिंग करेंगे इसका मतलब क्या है, लार्जर कैपिटल कॉस्ट्स एंड टाइम पीरियड बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, यानी कि लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। लंबे समय के होते हैं ना, 30-30 साल के प्रोजेक्ट्स रहते हैं ये। यानी कि जब भी आप लोन प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए तो वहां पर जो टाइम पीरियड रहता है, जेस्टेशन रहता है, लॉन्ग टर्म रहता है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड्स। तो इसके रिगार्डिंग जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने गाइडलाइंस दी है कि आप सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, पावर प्रोजेक्ट के लिए अगर हम सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ₹1000 करोड़ दे सकते हैं, 500 करोड़ रुपए दे सकते हैं। इसके अलावा बैंक अब टर्म लोन भी सैंक्शन कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को विद इन दी ओवरऑल सेलिंग, यानी कि जितना भी उनका प्रूडेंशियल एक्सपोजर नॉर्म्स है उसके हिसाब से ओवरऑल सेलिंग का ध्यान रखते हुए जो बैंक है टर्म लोन भी दे सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को। इसके अलावा बैंक्स को ये भी रूलिंग दी गई है कि सिंगल इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए जितना आपका नॉर्म है, यानी कि जो आपका सेफ गार्ड है, जो आपकी सीलिंग है, उसका 10% आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी कि एक्सीड भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये जो एडिशनल एक्सपोजर आप दे रहे हैं उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग का ही पार्ट हो। लाइकवाइज आपने पहले एक प्रोजेक्ट को 500 करोड़ फाइनेंसिंग की, उसके बाद एक्सीड करना था तो बोर्ड से अप्रूवल लेकर आपने 10% का एक्सीड कर दिया, लेकिन ये जो 10% एक्सीड किया गया है ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में ही इसका इस्तेमाल किया जाए, इस चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इनके रिगार्डिंग जो क्लैरिफिकेशंस हैं एंड गाइडलाइंस हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी गई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स से कि फंडामेंटल आपने वायबिलिटी देखनी है। पहला पॉइंट क्या कहता है, रिगार्डिंग द फंडामेंटल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड ये जो फंडामेंटल वायबिलिटी हमने चेक करनी है, ये हमने चेक करनी है बेसिस ऑन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर। सबसे पहली चीज क्या होगी, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है ओवर द इंटरेस्ट पे आउट, यानी कि जो इंटरेस्ट पे किया जाना है उसके ऊपर हम चेक करेंगे, जो इस चीज को इंडिकेट करेगी कि कैपेसिटी है भी उस प्रोजेक्ट की पे बैक करने की या नहीं है, यानी कि जो इतना लंबा टाइम पीरियड है, लॉन्ग टेनर है, उसके ऊपर पे आउट हो भी सकता है, सर्विस हो भी सकता है लोन, या नहीं हो सकता है। देन जनरली ना यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल होती है, डेट इज अ अमोर्टाइजेशन और अमोर्टाइजेशन पीरियड।
तो अमोर्टाइजेशन पीरियड टोटल लेंथ है उस टाइम की जिसमें एक कंपनी जो है वो लोन को यूजुअली पे बैक करती है। एंड जब हम लॉन्गर अमोर्टाइजेशन पीरियड्स को अलाउ करते हैं, दैट इज कम अंडर द सेकंड पार्ट, जब हम लॉन्गर अमोर्टाइजेशन पीरियड अलाउ करते हैं, लाइकवाइज इफ वी से वी अलाउड अमोर्टाइजेशन पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, एंड ये जो मैक्सिमम अमोर्टाइजेशन पीरियड रहता है ना, ये यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट के बीच में रहता है, यानी कि जितने टाइम तक जो प्रोजेक्ट है वो यूजफुल है या फिर जो कंसेशनल पीरियड है प्रोजेक्ट का उसके बीच में रहता है। एंड यहाँ पर अमोर्टाइजेशन पीरियड के बीच में पीरियोडिक रीफाइनेंसिंग भी हो सकती है, यानी कि मान लीजिए पर्सन एक फर्म है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया गया 2001 में, ठीक है, 2001 में इसको लोन दिया एंड ये लोन दिया गया था फॉर 25 ईयर्स, यानी कि अगर 1 जनवरी 2001 को ये लोन दिया गया तो 31 ऑफ दिसंबर 2025 को इसका टेन्योर खत्म होना था। एंड अगर कोई बैलेंस डेब्ट बचता है यहाँ पर 2025 में तो यहाँ पर इसकी रीफाइनेंसिंग भी की जा सकती है। एंड रीफाइनेंसिंग पीरियड जो होगा दैट कुड बी डिसाइडेड जब रीफाइनेंसिंग की जाएगी। एंड ये जो रीफाइनेंसिंग की जाएगी ना, ये इन बिटवीन दिस पीरियड की जाएगी। आप इस चीज को समझिए, अगर टोटल टेन्योर था यानी कि जो टोटल अमोर्टाइजेशन पीरियड था दैट वाज ऑफ 25 ईयर्स, वो 25 साल का था, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2025 को ये जो अमोर्टाइजेशन पीरियड था खत्म हो जाना था। तो इन बिटवीन अगर रीफाइनेंसिंग करनी पड़ती है तो रीफाइनेंसिंग जो की जाएगी वो इन बिटवीन दिस की जाएगी। एंड रीफाइनेंसिंग जो पीरियड होगा वो हर एक रीफाइनेंसिंग के टाइम पर डिसाइड किया जाएगा विद इन द ओवरऑल अमोर्टाइजेशन पीरियड, यानी कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अमोर्टाइजेशन पीरियड जो है वो मैक्सिमम किसके बीच में हो सकता है, बिटवीन द यूजफुल लाइफ, यानी कि जो यूजफुल लाइफ है प्रोजेक्ट की उसके बीच में हो सकता है, या फिर जो कंसेशन पीरियड है उसके बीच में हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग द वायबिलिटी। तो अगर किसी एनबीएफसी ने किसी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, यानी कि असेस कर रही है, एंड उसे अलाउ होगा उस प्रोजेक्ट को असेस करना, एक्सेप्ट करना, जहां पर जो DSCR है, दैट इज डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो है, एंड जो और फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं ओवर अ लॉन्ग अमोर्टाइजेशन पीरियड, लंबे समय की अवधि के लिए जो एक्सेप्टेबल हैं अगर DSCR, फाइनेंशियल पैरामीटर्स एंड नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स, तो उस एनबीएफसी को अलाउड होगा कि वो इस तरह का प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकती है। ये हम बात करें इन केस ऑफ एनबीएफसी के केस में बात करें। लेकिन यहां पर एक कंडीशन रहेगी। तो एनबीएफसी ने क्या किया, DSCR देख लिया, फाइनेंशियल पैरामीटर्स, नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स देख लिया कि ओवर लॉन्ग अमोर्टाइजेशन पीरियड वो एक्सेप्टेबल है, उसके बेस पर उसने प्रोजेक्ट को क्या किया, वायबल डिक्लेयर किया एंड प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहां पर जो फंडिंग की जाएगी एनबीएफसी के द्वारा दैट वुड बी फॉर इनिशियल डेब्ट फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाएगी, IDF जो रहेगा, ये दी जाएगी फॉर द कंडीशन की रीफाइनेंसिंग होगी डेब्ट बैलेंस की। मान लीजिए कि 5 साल के लिए किया गया, लेट अस से 5 साल के लिए जो इनिशियल डेब्ट फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड की गई, एंड साथ में ये कंडीशन हो गई कि रीफाइनेंसिंग की जा सकती है, जो भी बैलेंस डेब्ट बचेगा 5 साल के बाद उसकी रीफाइनेंसिंग की जा सकती है बाय एग्जिस्टिंग और न्यू लेंडर्स। एक हो गई IDF दैट इज इनिशियल डेब्ट फैसिलिटी, सेकंड क्या रहेगी RDF दैट इज रीफाइनेंसिंग डेब्ट फैसिलिटी। ओके, तो पहले 5 साल के लिए क्या किया, एनबीएफसी ने इनिशियल डेब्ट फैसिलिटी दे दी, एंड जो बैलेंस बचा 5 साल के बाद उसके बेस पर एग्जिस्टिंग लेंडर्स के साथ या फिर नए लेंडर्स के साथ RDF दे दी, यानी कि रीफाइनेंसिंग डेब्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की, या फिर ये जो फाइनेंस है थ्रू बॉन्ड भी प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया ये जो RDF का टाइम पीरियड भी होगा, दिस शुड बी इन बिटवीन द टोटल अमोर्टाइजेशन पीरियड, यानी कि टोटल अमोर्टाइजेशन के पीरियड के बीच में ही ये रीफाइनेंसिंग का टाइम पीरियड एग्जिस्ट होना चाहिए। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द लीज फाइनेंस। लीज फाइनेंस में क्या रहता है, एक्सपोजर्स जो होने चाहिए वो कुछ स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करने चाहिए। लेट अस लर्न अबाउट दो स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले इस चीज को समझिए कि लीज फाइनेंसिंग होती क्या है। तो सबसे पहली चीज है कि ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का, जहां पर जो ओनर है गुड्स का, लेट अस से पर्सन O है जो ओनर है गुड्स का, एसेट का पर्टिकुलरली, ये अपने एसेट जो है ये दूसरे पर्सन को देता है अपने एसेट्स फॉर यूजेज अगेंस्ट द पीरियोडिक पेमेंट, यानी कि ये एसेट्स जो हैं ये ऑनर के द्वारा दे दिए जाते हैं दूसरे पर्सन को, एंड जो सेकंड पर्सन है जो दूसरी पार्टी है
वो इन एसेट्स को यूज करने के बदले में पीरियोडिक पेमेंट्स करती है। ओके, जो ऑनर होता है उसे हम कहते हैं लेसर एंड जो यूजर है डेट इज कॉल्ड लेसी। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द नॉर्म्स। तो लीज फाइनेंस के केस में जो एक्सपोजर रहेगा उसकी हम बात करें यहां पर, एक्सपोजर विल बी फॉर फुल पेमेंट फाइनेंशियल लीजेस। तो ये जो एक्सपोजर होगा किसके बेस पर होगा? बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट ड्यूरिंग अ सिंगल लीज टर्म। सेकेंड पॉइंट सेज ओवर हियर कि जो एग्रीगेट एक्सपोजर है लीज का सिंगल यूनिट के लिए, वो लेसी की नेटवर्थ से 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के केस में 200 करोड़ एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनी के केस में 100 करोड़, जो भी इसमें से वैल्यू कम है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, जो आउटस्टैंडिंग लीज एक्सपोजर है, लीज एक्सपोजर का मतलब क्या है कि जो टोटल कॉस्ट पे की जा रही है लेसर को, ठीक है, चाहे आप पीरियडिकली पे कर रहे हैं, टोटल टर्म के लिए जो टोटल कॉस्ट पे की जा रही है लेसी के द्वारा लेसर को, लेसी लेसर को पीरियोडिक पेमेंट करता है, ठीक है। तो टोटल जो एक्सपोजर है किसी भी समय पर आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर है वो लेसी की नेटवर्थ का 50%, जो इसकी नेटवर्थ है उसका 50%, एंड पीएसयू के केस में 200 करोड़ एंड प्राइवेट कंपनी के केस में 100 करोड़। जो भी वैल्यू इनमें से कम है, जो भी वैल्यू इनमें से कम है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इट इज कि जो बैंक है वो अपने एक्सपोजर को लिमिट करेगा कहां तक? 25%, यानी कि जो टोटल सिंगल प्रोजेक्ट में प्रपोज्ड आउटले है उसके 25% से ज्यादा बैंक जो है एक्सपोजर नहीं लेगा। एंड ये सिंगल प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? प्लांट के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, या फिर और इक्विपमेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द डाइवर्सिफिकेशन एट द बैंक एंड, यानी कि बैंक अपने जो भी एक्सपोजर्स हैं उन्हें क्या करेगा? डाइवर्सिफाई करेगा ताकि कंसंट्रेशन ना हो। यानी कि अगर आप लीज फाइनेंसिंग भी कर रहे हैं तो वहां पर एक आप सिंगल इंडस्ट्री के लिए सारा का सारा एक्सपोजर नहीं रखेंगे, वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए एक्सपोजर रखेंगे, वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट के लिए एक्सपोजर रखेंगे, ताकि आप कंसंट्रेशन एक्सपोजर को अवॉइड कर पाए। एंड जब सिंडिकेशन की बात आती है, यानी कि बाकी बैंक्स के साथ मिलकर आप लोन सिंडिकेशन करते हैं, तो बैंक जो है वो सिंडिकेशन सिलेक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। एंड लास्ट इट इज कि एग्रीगेट जो आउटस्टैंडिंग लीजेस हैं बैंक की, वो बैंक के टोटल एडवांसेस का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग जो लीजिंग है शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल एडवांसेस, टोटल एडवांसेस का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द एक्सपोजर्स अंडर द लीज फाइनेंस जिनके साथ जनरली कंप्लाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट आर अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटीज एंड बिल डिस्काउंटिंग। तो बैंक जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करता है, गारंटीज को इशू करता है या एक्सेप्ट करता है, बिल्स को डिस्काउंट करता है अंडर द एलसी, सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन कमर्शियल एंड ट्रेड ट्रांजैक्शंस के केस में जिनको रेगुलर क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो बैंक के द्वारा दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी ने जो बिल पेश किया बैंक ने उसको डिस्काउंट कर दिया, यानी कि यहां पर XYZ बैंक है, फर्म ए है, फर्म बी है, तो ऐसा नहीं है कि बी ने बिल दिया ए को एंड ए ने उसको डिस्काउंट करवा लिया। सिर्फ उन्हीं का जो बिल है वो डिस्काउंट किया जाएगा जिनका रेगुलर जो सीसी अकाउंट है, रेगुलर जो अमाउंट्स हैं वो चल रही है, ट्रांजैक्शंस चल रही हैं बैंक्स के पास। यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि अगर जो बिल डिस्काउंटिंग है वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि जो सर्विसेज हैं वो रेंडर हो चुकी हो, इस चीज को इंश्योर करना है बैंक ने, ठीक है। ये ना हो कि अकोमोडेशन बिल दिया गया हो तो उसको डिस्काउंट नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इट इज गारंटीज एंड को एक्सेप्टेंसीज फेवरिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और अदर लैंडिंग एजेंट्स। तो अगर कोई बैंक क्या है? गारंटिंग बैंक है, यानी कि जो गारंटी इशू कर रहा है, तो गारंटी जो इशू की गई है वो एफआई के फेवर में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फेवर में, या फिर किसी और बैंक या लैंडिंग एजेंसी के फेवर में इशू की जा सकती है फॉर लोन्स एक्सटेंडेड बाय देम। यानी कि XYZ है, यहां पर कोई और फाइनेंशियल एजेंसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिसने लोन दिया है पर्सन डी को, तो यहां पर XYZ जो है गारंटी दे सकता है इन फेवर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ABC, ताकि जो लोन है एक्सटेंड किया जाए डी को। ओके, एंड एज अ लेंडिंग बैंक ये है एज गारंटिंग बैंक। ओके, अगर हम एज लेंडिंग बैंक की बात करते हैं तो अगर XYZ यहां पर लेंडिंग बैंक है
तो लैंडिंग बैंक XYZ यहां पर फंड बेस्ड या फिर नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी इशू कर सकता है किसी पार्टी को अगेंस्ट गारंटीज इशूड बाय अदर बैंक्स और FIs। तो कोई और बैंक है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर उसने गारंटी दी है XY की फेवर में टू एक्सटेंड लोन टू D, ठीक है, तो यहां पर XYZ क्या लैंडिंग बैंक है। सेम एग्जांपल अगर ऊपर के एग्जांपल में देखें तो ये गारंटिंग बैंक है एंड ये क्या हुआ, अगर ABC भी बैंक है तो ABC क्या हुआ, यहां पे लैंडिंग बैंक हुआ। ओके, एंड जो भी एक्सपोजर होगा लाइकवाइज, अगर D पर्सन को यहां पर लोन दिया गया है 5 करोड़ रुपीस का, तो एक्सपोजर क्या हुआ गारंटी का एक्सपोजर 5 करोड़ होगा। एंड ये एक्सपोजर जो होना चाहिए परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट जो है, यानी कि EL जिसे हम कहते हैं एक्सपोजर लिमिट जो है, उसके इन बिटवीन होना चाहिए। एंड ऐसे एक्सपोजर लिमिट के लिए एक सब लिमिट भी फिक्स की जा सकती है एज पार्ट ऑफ हाफ ईयरली रिव्यू एक्सरसाइज। एंड ये जो प्रोसेस है ये रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो होता है बैंक का, उनके द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इट इज सिंडिकेशन ऑफ लोन्स। जो मार्केट है सिंडिकेशन ऑफ लोन्स के लिए वो एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करेगी वो, क्योंकि यहां पर अगर कोई डेवलपिंग कंट्री की हम बात करते हैं तो वहां पर क्या रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जो क्वांटम है वो काफी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो सिंगल जो बैंक है वो इस लोन को फुलफिल नहीं कर पाता, अकेला नहीं दे पाता, एक्सटेंड नहीं कर पाता है लोन को। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट की फंडिंग के लिए जहां पर जो बैंक है वो इंटायर फाइनेंशियल नीड्स जो है बोरोर की उनको मीटअप नहीं कर पा रहा है, वहां पर जो बैलेंस टर्म लोन है या फिर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है उसको सिंडिकेट किया जा सकता है। लाइकवाइज बैंक ABC है एंड कॉर्पोरेट है X, ठीक है, X कॉर्पोरेट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है एंड इसको इसके लिए लोन चाहिए 3000 करोड़ का। तो यहां पर ABC का अकेले में इतना ज्यादा इसका समर्थ नहीं है कि ये इसकी बोरोर की फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर पाए। तो ABC जो है वो XYZ बैंक के साथ सिंडिकेशन में या फिर 2-3 बैंक्स और मिलकर इसकी जो फाइनेंशियल नीड्स है उनको फुलफिल कर सकते हैं। ओके, एंड जो ऐसा सिंडिकेशन रहेगा दैट वुड बी अंडरटेकन बाय द बैंक ऑन इट्स ओन, या तो वो खुद ही कर लेगा बैंक, या फिर जो उसकी और कंपनीज है एंगेज्ड सच एक्टिविटीज में, सेम एक्टिविटीज में, वो उसके साथ मिलकर कर सकता है। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द हैजिंग ऑफ द फॉरेक्स रिस्क। अब एक्सपोजर तो फॉरेक्स रिस्क में भी है, तो उसके सेफगार्ड किस तरह से करनी है, दैट इज हैजिंग किस तरह से करनी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो RBI के द्वारा ये जरूरी बना दिया गया है कि बैंक्स की एक सेपरेट बोर्ड अप्रूव्ड हैजिंग पॉलिसी होनी चाहिए। तो RBI ने ये मैंडेटेड बना दिया है कि सेपरेट बोर्ड अप्रूव्ड हैजिंग पॉलिसी होनी चाहिए, यानी कि सेफगार्ड किस तरह से करना उसके लिए पॉलिसी होनी चाहिए। सो अगर कोई भी लोन दिया गया है, क्योंकि हम यहां पर क्रेडिट पोर्टफोलियो से रिलेटेड ही बात करें, तो कोई भी जो लोन दिया गया है इन फॉरेन करेंसी या फॉरेक्स में दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज में दिया गया है, ठीक है, अप टू 5 मिलियन। तो लोन ना फॉरेक्स में जब दिए जाते हैं तो दो तरह के होते हैं। एक होता है कि आप लोन दे रहे हैं ताकि जो फॉरेक्स एक्सपेंडिचर है उसको मीटअप कर पाए, यानी कि मान लीजिए फर्म ABC है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, तो यहां पर इसने पेमेंट करना है, ठीक है, ABC ने USA में पेमेंट करना है XYZ को, तो उसके लिए इसने लोन लिया बैंक से। एक ये किसके लिए हो गया कि इसका जो एक्सपेंडिचर था ABC का उसको मीटअप करने के लिए इसने लोन लिया। तो इस तरह के लोन्स के अलावा जो भी लोन दिए गए हैं फॉरेक्स में अप टू 5 मिलियंस, दैट शुड बी कवर्ड बाय द प्रोक्योर्ड हेज, यानी कि उसके लिए आपके पास सेफगार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द फेयर प्रैक्टिसेस कोड। तो बैंक्स जो हैं वो फेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो सके सिस्टम में उतनी ज्यादा लाई जा सके। एंड ये जो कोशिश चलती है ये कंटिन्यूस बेसिस पर चलती है एंड इसका जोर किसके द्वारा डाला जाता है, RBI के द्वारा डाला जाता है। एंड ये फेयर प्रैक्टिस किस चीज के रिगार्ड में हो सकती है, लोन एप्लीकेशन के रिगार्ड में, उनके क्विक प्रोसेसिंग के रिगार्ड में, जिसे हम क्या कहते हैं TAT कहते हैं, दैट इज टर्न अराउंड टाइम, यानी कि टोटल जितना टाइम लग रहा है शुरू से जब से आपके पास कस्टमर एंटर हुआ है उसके बाद से उसको सैंक्शन करने तक का, डिसबर्स करने तक का जो टाइम है, दैट इज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो अप्रेजल में जितना टाइम लग रहा है उसका अप्रेजल में ट्रांसपेरेंसी हो, सैंक्शन में ट्रांसपेरेंसी हो, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसके रिगार्डिंग हो, इसके अलावा जो पोस्ट सैंक्शन सुपरविजन है उसके रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी हो,
फर्दर अगर टीएनसी टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंज होता है तो उसके रिगार्डिंग, प्लस जो भी रिकवरी एफर्ट्स किए जाते हैं उनके रिगार्डिंग जो भी फेयर प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो किया जाएगा। आफ्टर द फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर लेंडर्स इट इज अ रिस्क पॉलिसी। जो भी लेवल ऑफ रिस्क जो एक्सेप्टेबल है वो इसे यहां पर मेंशन होगा। इसके अलावा जो रिस्क टॉलरेंस लेवल्स है वो यहां पर मेंशन किए जाएंगे। अगर बैंक की अलग से कोई रिस्क पॉलिसी है तो उसके रिगार्डिंग जो रेफरेंसेस है वो यहां पर बताए जाएंगे। फर्दर जो भी टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं फॉर द रिस्क मेजरमेंट वो भी यहां पर मेंशन किए जाएंगे। एंड जो भी पॉलिसी है स्पेसिफिकली रिगार्डिंग बैंक किस तरह से अप्रोच कर रहा है रिस्क को एंड किस तरह के एस्पेक्ट्स को यूज कर रहा है, जैसे VAR है, ड्यूरेशन है, वो सभी यहां पर मेंशन किए जाएंगे। नेक्स्ट इट इज डॉक्यूमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेवर्स एंड वेवर अथॉरिटी। सो डॉक्यूमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत क्या है कि कई बैंक्स क्या है ले डाउन करते हैं कई तरह का क्राइटेरिया कि जो लोन है डिसबर्स होगा सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की कंप्लीशन के ऊपर। जब आपने परफेक्टली सिक्योरिटी को क्रिएट कर लिया है तब आप इंश्योर कर रहे हैं डिसबर्समेंट्स को ताकि आप उसका एंड यूज वेरीफाई कर सके फंड्स का। एंड इसमें एक्सेप्शन किस तरह की रहती है, व्हेन गारंटी ऑफ डायरेक्टर इज प्रिस्क्राइब्ड एंड वन ऑफ देम इज ट्रैवलिंग अब्रॉड, तब वहां पर सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की कंप्लीशन को छोड़ा सा जा सकता है। इस चीज को ध्यान इंडिकेट करते हुए कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि एक्सेप्शन की नेचर क्या है एंड कितनी लिमिट सैंक्शन की जा रही है, जो अथॉरिटी अप्रूव करती है एक्सेप्शन को, कहने का मतलब है कि अगर ब्रांच लेवल पर कोई एक्सेप्शन है तो इस एक्सेप्शन के लिए अप्रूविंग अथॉरिटी क्या होगी, जोनल ऑफिस या रीजनल ऑफिस रहेगा। कई बैंक्स में क्या रहता है कि जो भी आपने एक्सेप्शन की है उसे आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी से आप एक रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई कंप्लायंस नहीं होता है। यानी कि जो आपने नॉन कंप्लायंस की है, एक्सेप्शन की है, उसे आपको अप्रूव नहीं करवाना पड़ता है। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द लोन फाइल रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। सो इस हेड के अंडर जो बैंक है वो इंडिकेट करता है कि उसे एक लोन रजिस्टर को मेंटेन करने की जरूरत है या फिर एक रिकॉर्ड को मेंटेन करना है इन द कंप्यूटर सिस्टम विद ऑल द डिटेल्स ऑफ द लोन। या तो लोन रजिस्टर मेंटेन होगा या फिर एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा कंप्यूटर में जिसमें लोन के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स जो है वो बताई जाएंगी। एंड इन डिटेल्स की एक कॉपी जो है वो लोन फाइल में रखी जाएगी। एंड जहां कहीं भी अलग से लोन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है तो उसके केस में लोन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उन्होंने लोन फाइल्स को मेंटेन करना है। एंड कई बैंक्स में जो लोन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोन डॉक्यूमेंटेशन, वो लोन डॉक्यूमेंटेशन के भी जिम्मेदार होता है। तो दो डिफरेंट चीजें हैं, एक तो ये चीज है कि लोन रजिस्टर या फिर आपने एक रिकॉर्ड को मेंटेन करना है कंप्यूटर में, एंड जो भी लोन की सारी डिटेल्स है वो वहां पर मेंशन होनी चाहिए। एक इसकी जो कॉपी होगी वो कहां पर रखी जाएगी, लोन फाइल में रखी जाएगी। एंड जहां कहीं भी अलग से लोन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उसने लोन फाइल्स को मेंटेन करना है। कई बैंक्स में इवन ये प्रोसीजर भी है जहां पर लोन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है लोन डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। सिर्फ और सिर्फ लोन डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जिम्मेदारी नहीं रहती, फॉलोअप को लेकर भी जिम्मेदारी रहती है। एंड अगर लोन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किसी तरह का वेवर दिया गया है, कोई डेविएशन की गई है, तो उसका अप्रूवल भी लोन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ही लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ कई बार क्या होता है कि लोन मार्केटिंग टीम होती है या लोन मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जो एक केस को फाइंड करता है एंड उसके ऊपर डेविएशन देते हुए जो ROI था आपका मान लीजिए 11% था, वेवर 1% का दे दिया एंड उसको पर्सन को बोरोर को चार्ज किया जा रहा है 10% चार्ज किया जा रहा है। अब ये लोन मार्केटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा ये वेवर दिया गया है तो इसका अप्रूवल भी कौन लेगा। इसके अलावा जो रिस्क टॉलरेंस लेवल्स है वो यहां पर मेंशन किए जाएंगे। अगर बैंक की अलग से कोई रिस्क पॉलिसी है तो उसके रिगार्डिंग जो रेफरेंसेस है वो यहां पर बताए जाएंगे। फर्दर जो भी टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं फॉर द रिस्क मेजरमेंट वो भी यहां पर मेंशन किए जाएंगे। एंड जो भी पॉलिसी है स्पेसिफिकली रिगार्डिंग बैंक किस तरह से अप्रोच कर रहा है रिस्क को एंड किस तरह के एस्पेक्ट्स को यूज कर रहा है, जैसे VAR है, ड्यूरेशन है, वो सभी यहां पर मेंशन किए जाएंगे। नेक्स्ट इट इज डॉक्यूमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेवर्स एंड वेवर अथॉरिटी। सो डॉक्यूमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत क्या है कि कई बैंक्स क्या है ले डाउन करते हैं कई तरह का क्राइटेरिया कि जो लोन है डिसबर्स होगा सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की कंप्लीशन के ऊपर। जब आपने परफेक्टली सिक्योरिटी को क्रिएट कर लिया है
तब आप इंश्योर कर रहे हैं डिसबर्समेंट्स को, ताकि आप उसका एंड यूज वेरीफाई कर सके फंड्स का। एंड इसमें एक्सेप्शन किस तरह की रहती है? व्हेन गारंटी ऑफ डायरेक्टर इज प्रिस्क्राइब्ड एंड वन ऑफ देम इज ट्रैवलिंग अब्रॉड, तब वहां पर सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की कंप्लीशन को छोड़ा सा जा सकता है। इस चीज को ध्यान इंडिकेट करते हुए कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि एक्सेप्शन की नेचर क्या है एंड कितनी लिमिट सैंक्शन की जा रही है, जो अथॉरिटी अप्रूव करती है एक्सेप्शन को, कहने का मतलब है कि अगर ब्रांच लेवल पर कोई एक्सेप्शन है तो इस एक्सेप्शन के लिए अप्रूविंग अथॉरिटी क्या होगी? जोनल ऑफिस या रीजनल ऑफिस रहेगा। कई बैंक्स में क्या रहता है कि जो भी आपने एक्सेप्शन की है उसे आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, फॉर्मेलिटी से आप एक रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई कंप्लायंस नहीं होता है। यानी कि जो आपने नॉन कंप्लायंस की है, एक्सेप्शन की है, उसे आपको अप्रूव नहीं करवाना पड़ता है। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द लोन फाइल रिक्वायरमेंट, मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। सो इस हेड के अंडर जो बैंक है वो इंडिकेट करता है कि उसे एक लोन रजिस्टर को मेंटेन करने की जरूरत है, या फिर एक रिकॉर्ड को मेंटेन करना है इन द कंप्यूटर सिस्टम विद ऑल द डिटेल्स ऑफ द लोन। या तो लोन रजिस्टर मेंटेन होगा या फिर एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा कंप्यूटर में, जिसमें लोन के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स जो है वो बताई जाएंगी। एंड इन डिटेल्स की एक कॉपी जो है वो लोन फाइल में रखी जाएगी। एंड जहां कहीं भी अलग से लोन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है तो उसके केस में लोन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उन्होंने लोन फाइल्स को मेंटेन करना है। एंड कई बैंक्स में जो लोन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोन डॉक्यूमेंटेशन, वो लोन डॉक्यूमेंटेशन के भी जिम्मेदार होता है। तो दो डिफरेंट चीजें हैं, एक तो ये चीज है कि लोन रजिस्टर या फिर आपने एक रिकॉर्ड को मेंटेन करना है कंप्यूटर में, एंड जो भी लोन की सारी डिटेल्स है वो वहां पर मेंशन होनी चाहिए। एक इसकी जो कॉपी होगी वो कहां पर रखी जाएगी? लोन फाइल में रखी जाएगी। एंड जहां कहीं भी अलग से लोन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उसने लोन फाइल्स को मेंटेन करना है। कई बैंक्स में इवन ये प्रोसीजर भी है जहां पर लोन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है लोन डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। सिर्फ और सिर्फ लोन डॉक्यूमेंटेशन को लेकर जिम्मेदारी नहीं रहती, फॉलोअप को लेकर भी जिम्मेदारी रहती है। एंड अगर लोन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा किसी तरह का वेवर दिया गया है, कोई डेविएशन की गई है, तो उसका अप्रूवल भी लोन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ही लिया जाएगा। ठीक है, यहां कई बार क्या होता है कि लोन मार्केटिंग टीम होती है या लोन मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जो एक केस को फाइंड करता है एंड उसके ऊपर डेविएशन देते हुए जो आरओआई था आपका मान लीजिए 11% था, वेवर 1% का दे दिया एंड उसको पर्सन को बोरोर को चार्ज किया जा रहा है 10% चार्ज किया जा रहा है। अब ये लोन मार्केटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा ये वेवर दिया गया है, तो इसका अप्रूवल भी कौन लेगा? लोन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही लेगा। देन इट इज लोन लॉस प्रोविजन पॉलिसी। वैसे जो अगर आपका लोन का लॉस होता है जो उसके लिए प्रोविजन निकालते हैं वो किसका पार्ट बनता है? अकाउंटिंग डिस्क्लोजर्स का पार्ट बनती है। लेकिन अगर इसके लिए कोई सेपरेट पॉलिसी नहीं होगी तो वो किस में मेंशन की जाएंगी? दोज वुड बी मेंशन इन क्रेडिट पॉलिसी। अदरवाइज जो लोन लॉस प्रोविजन है किसका पार्ट है? अकाउंटिंग डिस्क्लोजर्स का पार्ट है। ओके, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है तो ये किस में मेंशन होंगी? इन द क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, तो क्रेडिट पॉलिसी में अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो यहां पर लोन लॉस रिकॉग्निशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यहां पर सेट किए जाते हैं। लोन लॉस पॉलिसी स्टैंडर्ड्स दैट आर कॉल्ड IRAC। IRAC क्या है? दिस इज इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स। इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स। सो जो IRAC नॉर्म्स हैं दैट इज इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स एंड लोन लॉस प्रोविजंस। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस रिगार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस है वो प्रोवाइड करता है, इशू करता है एंड बैंक्स को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इट इज लोन ग्रेडिंग और क्रेडिट स्कोरिंग। जो भी लोन एसेट है उसको ग्रेड किया जाता है, उसे एक क्रेडिट स्कोर दिया जाता है बेस्ड अपॉन द डिफाइंड पैरामीटर्स। जो भी डिफाइंड पैरामीटर्स है उसके हिसाब से हर एक लोन एसेट को ग्रेड दिया जाता है, एक क्रेडिट स्कोर दिया जाता है। एंड जो लोन प्राइसिंग होती है दैट इज रिलेटेड टू द क्रेडिट स्कोर ऑफ द एसेट। लोन प्राइसिंग किससे रिलेटेड होती है? जो भी क्रेडिट स्कोर दिया गया है या ग्रेड दिया गया है उसके साथ रिलेटेड होती है। जो क्रेडिट पॉलिसीज होती हैं वो जो भी एक्सेप्टेड हमारे पास स्कोर्स हैं उन्हें इंडिकेट करती हैं। एंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ
लोन्स एंड एडवांसेस की रेटिंग है उसे इंडिकेट करते हैं। तो क्रेडिट पॉलिसी क्या करती है, जितने भी एक्सेप्टेड स्कोर्स हैं, रेटिंग्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस की, उनको इंडिकेट करती हैं। नेक्स्ट इट इज लोन रिव्यू एंड रिन्यूअल पॉलिसी। तो इस हेड के अंडर पॉलिसी बताई जाती है कि कब और किस तरह से जो लोन है उसे रिव्यू किया जाएगा। साथ ही साथ जो रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी यहां पर ले डाउन की जाती हैं, यानी कि फंड बेस्ड या जो नॉन फंड बेस्ड आपकी क्रेडिट फैसिलिटीज है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस टाइप्स ऑफ बोरोअर्स, उनके रिगार्डिंग जो भी पॉलिसी है वो यहां पर रहेगी। साथ ही जो क्रेडिट फैसिलिटीज हैं उन्हें रिन्यूअल कैसे करना है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिले होता है उस केस में। सो फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज हैं जो वेरियस टाइप्स ऑफ बोरोअर्स को दी गई हैं, उनके रिन्यूअल की जो पॉलिसी है वो यहां पर मेंशन की जाती है, रिन्यूअल पॉलिसी यहां पर मेंशन की जाती है। साथ ही साथ अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं उनमें डिले होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अगर इनमें डिले होता है तो उसके केस में रिन्यूअल की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट इट इज चार्ज ऑफ अकाउंट्स। चार्ज ऑफ अकाउंट्स यानी कि जहां पर अकाउंट्स को राइट ऑफ कर दिया गया, रिटर्न ऑफ हो चुके हैं जहां पर अकाउंट्स, उसके केस में रिकवरी के लिए बैंक की क्या पॉलिसी रहेगी वो इस हेड के अंडर आती है। So visit our website https://iibf.info for full course videos and chapter wise previous year questions, mock test and all the study materials. And also subscribe to our channel now, press the bell icon so that you get updated whenever we upload a new video.